चलें बच्चे, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है वो स्टेटिस्टिक का है। बेसिक मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा टॉपिक होगा, जिसको आज डिस्कस करेंगे। फॉर अनग्रुप डाटा एंड सम पर्टिकुलर ग्रुप डाटा के लिए हम इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर ऑन कैंपस इसको रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की तरफ जाएंगे। गोल क्या है हमारे लेक्चर का? कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन। दिस इज बेसिकली कैलकुलेटेड फॉर ग्रुप डाटा। मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड अदर आर दी लाइक स्टैंडर्ड डिविएशंस वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक, कुछ करेक्टरिस्टिक बताएंगे कि मीन की क्या करेक्टरिस्टिक है। इसके पर्सपेक्टिव में हम ये भी देखेंगे कि मीन के लिए जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं या मीडियन कैलकुलेट करें, इसका आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस कौन सा है और बेस्ट रिजल्ट्स कौन से हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। सो हेयर द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द मीन। ग्राफिकली थोड़ा सा देखेंगे इसको, ये मीन की पोजीशन क्या है और डिस्क्राइब क्या करता है, मीडियन की पोजीशन एंड मोड, एंड which type of the symmetric and skew symmetric distribution of the data। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो होता है कि जी डेटा जो है वो सिमेट्रिक में है या स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में है। रेंज, मीन डिविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्कशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसमें मीन डिविएशन का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन डिविएशन से हम बता सकते हैं कि हम कितना मीन हमारा अपनी पोजीशन से डेविएट कर रहा है या पोजीशन से चेंज पोजीशन पर मूव कर गया है। एंड सिमिलरली अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक यूज एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ दैट टर्म्स विच वी हैव कैलकुलेटेड। वो तमाम टर्में जिनकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्या है, वो हम यहाँ देखेंगे। Now, understanding the characteristic, use, advantages and disadvantages of that, understanding of the theorem। हम इस थ्योरम्स को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। सो दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर टॉपिक। ओके, सो हम यहीं तक रहेंगे कि हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेंगे। नाउ हियर, characteristic of the mean, the arithmetic mean is the most widely used। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अर्थमेटिक मीन जो है वो सबसे ज्यादा यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है जब आप किसी नंबर्स का या डेटा का एवरेज कैलकुलेट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इट रिक्वायर्स द इंटरवल स्केल, और स्केल के इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। इट्स मेजर करेक्टरिस्टिक्स आर, ऑल वैल्यू आर यूज्ड। क्या इसके एडवांटेजेस हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। इसमें तमाम डेटा यूज किया जाता है मीन कैलकुलेट करने के लिए। इट इज अ यूनिक, किसी भी पर्टिकुलर डेटा का मीन एक ही होगा, एक से ज्यादा मीन नहीं हो सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द मीन। द सम ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन इज जीरो। जो मैंने भी प्रीवियस स्लाइड पे कहा है वो ये चीज है कि मीन डेविएशन जो है वो आप हर नंबर का कैलकुलेट करेंगे और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जब आप उन डिविएशंस का सम करेंगे तो वो आप ऑलमोस्ट एवरी टाइम जीरो आएगा। यानी आपने जो मीन कैलकुलेट किया है उन सारों का अगर हम नंबर से डेविएशन देखें और फिर उसको सम करें तो वो जीरो आता है। तो हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसको देखेंगे। इट इज कैलकुलेटिंग बाय समिंग द वैल्यू एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। इट्स बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द मीन जो कि हम यूज करते हैं। नाउ हियर, अब दो तरह का डेटा होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द अनग्रुप डेटा एंड द सेकंड वन इज द ग्रुप डेटा। तो हमारा जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के लिए अपने डेटा को सेट करना है वो अनग्रुप डेटा का है। यानी हमारा जो मेजर टास्क है वो अनग्रुप डेटा को डील करना है।
जो कि यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। आपने यहाँ बेसिक बेसिक चीजें सीखनी है ताकि हम कोरिलेशन रिग्रेशन की तरफ जाएं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है। फॉर अनग्रुप डेटा, द पॉपुलेशन मीन इज द सम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन values divided by the total number of population. It's basically written in the statistical form. पॉपुलेशन मीन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए जो पॉपुलेशन का वर्ड यूज किया गया, हम यहाँ पर वैल्यूज का भी जिक्र कर सकते हैं, सिंपली डेटा का जिक्र कर सकते हैं। दैट इज अ रॉ डेटा विच हैव कैलकुलेटेड द सम, उनका हम सम सर कुछ कैलकुलेट लोग करेंगे। waiting में हैं। बेटा ये माइक ऑफ कर दें, किसी का माइक ऑन है। सर मैं कह रही हूँ कुछ लोग वेटिंग में हैं, आप उन्हें इन कर दें। बेटा मैंने सबको इन किया हुआ है, मेरे पास अभी कोई भी पेंडिंग पे नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। हाँ, 16, 17, 18 ये एक और आ गए। मैं सबको ओके कर रहा हूँ साथ में, ठीक कार है। वो गाड़ी की चाबी किधर है? जी, तो पॉपुलेशन मीन इज बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड विद म्यू, साइन ऑफ म्यू। लेकिन हम जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो हम इस म्यू को एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डिटेल में इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, और से सुनिएगा। एक्स बार और म्यू इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड फॉर द पॉपुलेशन मीन और मीन ऑफ द डेटा, which is equal to sum of all values of ungrouped data। जो अनग्रुप डेटा का वैल्यूज होती है उस सारों का सम, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सो हेयर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वैल्यूज, म्यू represents the population mean, और हम बार बार इसको कह रहे हैं कि हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे जब हम कोरिलेशन रिग्रेशन में जाएंगे। n is the number of value, x represent any particular value, and sigma is the समीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, यानी सारी वैल्यूज के सम को रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट वन। एक एग्जांपल है, देयर आर 15 ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। हमारे पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं 12, यानी एन हमारे पास 12 हो गया। लिस्टेड बिलो इज द नंबर ऑफ पेरेंट्स ग्रांटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट टू ईच कंपनी हेयर। ये उसने डेटा दिया हुआ है जो कि उसको रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर वन जो डाटा है वो 511, 385 एंड सो ऑन, लास्ट वन 13। ये तमाम एक्स की वैल्यूज हैं। तो आपको प्रॉब्लम में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एन। सो ये जो वैल्यू है ये एक्स की है, एंड दिस वन ये एक्स की वैल्यू है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट इज दिस इंफॉर्मेशन अ सिंपल और पॉपुलेशन। आप इसको डेटा, सैंपल और पॉपुलेशन का नाम देंगे। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन क्या होगा ऑफ पेरेंट ग्रांटेड। तो हमें बेसिकली अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज को सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। सो मैंने 511, 385, 275 एंड सो ऑन तमाम वैल्यूज को प्लस किया। दैट सम इज 2340 and divided by number of value, that is 12. So you can get that your mean is 195। मीन इज बेसिकली अर्थमेटिक मीन एंड एवरेज। आप इसको डिफरेंट नाम देते हैं जो कि आप यूज करते हैं यहाँ। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है जो कि पॉपुलेशन मीन या अर्थमेटिक मीन या एवरेज के लिए आप कैलकुलेट करते हैं। नाउ सैंपल मीन, हेयर द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? For ungrouped data, the sample mean is the sum of all sample values divided by the number of values। So देखिए, सिंपल मीन को दोबारा से उसने एक्स बार का नाम दे दिया है, पॉपुलेशन मीन को उसने म्यू का नाम दिया था। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ भी कर सकते हैं, एक्स बार कहें, मीन कहें, पॉपुलेशन मीन कहें, कोई मसला नहीं है। फार्मूला वही है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सो हेयर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, डेटा गिवन है आपके पास, ये आपके पास टोटल डेटा है। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मिनट्स यूज्ड?
आपने इस सारी वैल्यूज को प्लस करना है, 90, 77, 94, so on, and divided by number of values. So the total value of that is 12. 12 से डिवाइड करके आपके पास मीन आ जाएगा 97.5। ये आपका मीन हो जाएगा। क्या अनग्रुप डेटा के लिए पॉपुलेशन मीन और सम मीन समझ आ गई बेटा? जी, मुझे साथ साथ बेटा आंसर करें ताकि मैं फिर आगे चल सकूं। जी सर, आ गई है। ओके, सो नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज क्या है अर्थमेटिक मीन की, और स्केल वाइज या ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एवरी सेट ऑफ इंटरवल लेवल एंड रेशो लेवल डेटा हैज अ मीन। आपके पास कोई भी डिस्क्रीट डेटा हो, ये इंटरवल वैल्यू और रेशो वैल्यू जो जिक्र कर रहा है, ये बेसिकली हम इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। जो भी डेटा आपको दिया गया है उसका कोई पर्टिकुलर मीन होगा। ऑल द वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन इन कंप्यूटिंग द मीन। अगर आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो तमाम वैल्यू यूटिलाइज होंगी, किसी वैल्यू को भी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। लेट सपोज किसी डेटा में आपके पास, इसकी मिसाल ऐसे है कि 2, 4, 6, 0, 7, लेट सपोज ये डेटा है। तो आप मीन कैलकुलेट करते वक्त आप इन सारों को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो इंक्लूड नहीं करते, छोड़ देते, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक वैल्यू है, बेशक ये डेटा पे समीशन पर इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन एवरेज पर ये इफेक्ट जरूर डालेगा। सो यू मस्ट बी राइट दैट जीरो इन यूर डेटा। आप अपने डेटा में इसको लाजमी लिखेंगे, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ वैल्यूज नीचे लिखेंगे सो वो इम्पैक्ट डालेगा। दैट इज फाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि ऑल द वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द मीन। तमाम वैल्यू यूज होंगी। अ सेट ऑफ डेटा हैज अ यूनिक मीन। अब इस डेटा का एक पर्टिकुलर मीन है, जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो इसका एक मीन होगा, जो कि हम ये नहीं कह सकते कि वो, उससे कोई और मीन भी आ सकता है। चाहे किसी भी मेथड से आप मीन निकालें, इनडायरेक्ट मेथड से निकालें, डायरेक्ट से निकालें, शॉर्टकट मेथड से निकालें, सो मीन यूनिक होगा। हर मेथड से आंसर सेम आएगा। द मीन इज अफेक्टिंग बाय अनयूजुअली लार्ज और स्मॉल डेटा वैल्यू। हाँ, मीन जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है डेटा की वैल्यूज पर। जो मेन करेक्टरिस्टिक है वो मीन का यही है। जब कंपैरेटिव एनालिसिस मोड के साथ या मीडियन के साथ कैलकुलेट किया जाता है तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट नजर आता है। लेट सपोज, एक एग्जांपल रखता हूँ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेरे माइंड में। अगर मेरे पास कुछ डाटा है, लेट सपोज मैं एक डाटा लिखता हूँ, दैट इज, मैं इसको पहले रेज कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक डाटा है कुछ, लेट सपोज दैट इज हेयर टू 200। एक आदमी की जो सैलरी है, लेट सपोज 2000 है। द सेकंड वन की पर डे सैलरी जो है वो 4000 है। और एक आदमी और है जिसकी सैलरी जो मंथली है वो बेसिक, लेट सपोज 50,000 है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल आपको प्लान कर रहा हूँ, अगर देखिएगा। मैंने क्या कहा कि एक आदमी की सैलरी 2000 है, सेकंड वाली की 4000 है, अगली की 5000 है, एंड एक और है जिसकी सैलरी 1000 है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ द डेटा। अब आप एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने चलेंगे तो आपने इन सारों को प्लस करना है। सो 2000 एंड 4000, 6000, 7000, 7000 एंड 50,000 कितना होता है बेटा? 57,000। 57,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू इज 4। कोई बेटा अपने मोबाइल से या
कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने, डिवाइड करके कितना आता है? 4 1 4, 1 कैरी गया, 6 और 4 16, 1 कैरी गया, 2 2 गया, 5 सर 14,250। राइट, बिल्कुल यही आता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, ये एवरेज होता है मीन वैल्यू यानी दरमियान वाली वैल्यू। एज इट पॉसिबल दिस मीन इज सुटेबल फॉर दिस डेटा? जी, सैलरी के पर्सपेक्टिव से एज इट पॉसिबल दिस मीन इज सुटेबल फॉर दिस डेटा? आंसर करें बेटा। जी, आपके जवाब का वेट करूंगा। एनीवन प्लीज। कोई मुझे क्वेश्चन रिवाइज कर दे, हमारा क्वेश्चन क्या था, मैंने क्वेश्चन क्या डेवलप किया था, क्या सोच के डेवलप किया? मैंने ये डेवलप किया बेटा कि चार आदमी हैं जिनकी पर डे सैलरी 2000 है, 4000 है, और थर्ड वाली की 50,000 है, एंड फोर्थ वाली की 1000 है। और फिर मैंने मीन कैलकुलेट किया, जो कि इन डाटा का मीन आया, वो आया है 14,250। इट्स मीन द एवरेज सैलरी, इसका मतलब तो ये हुआ कि एवरेज सैलरी जो है वो मेरे पास वो ये बनती है। तो क्या ये मीन सुटेबल है इस डेटा का? जी, आंसर करें बेटा। नहीं सर, नहीं है, क्योंकि एक की 1,000 है, कि 4,000 है, कि 2,000 है। इसलिए। हाँ, तो देखिए एवरेज जो मैंने सैलरी निकाली है, वो बेसिकली तीन मेंबर ऐसे हैं जिनसे बहुत हाई है, उनको तो उतनी सैलरी मिल नहीं रही पर डे। तो एवरेज उसका बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है उसके डाटा पे, यानी उसके मीन पे। सो हमने ये कहा कि अगर एक भी डाटा, एक भी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू से बहुत हाई या लो कर जाए तो वो ग्रेटली अफेक्ट करता है। तो मैंने सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए एग्जांपल रखी, द मीन इज अफेक्टेड बाय अनयूजुअल लार्ज और स्मॉल डाटा वैल्यूज। आपको ये बात क्लियर होगी, ये वाला पॉइंट? जी बेटा, क्लियर है कि अगर आपके डाटा का कोई एक वैल्यू या दो वैल्यू बहुत बड़ी हो तो मीन की पोजीशन बदल जाती है, और वो बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है हमारे डाटा पे। द अर्थमेटिक मीन इज द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक ही एक ऐसा मेथड है where the sum of the deviation of each value from the mean is zero। ये मैं बार बार ही कहता हूं कि डेविएशन वाला जो लफ्ज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन की डेविएशन यानी सेंटर से वैल्यू की डेविएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो उनका सम हमेशा जीरो होता है, और ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि जीरो कैसे होता है। ये एक स्केल है। अब देखें 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज हैं, वैसे उसका मीन 5 आता है, लेकिन वैल्यूज की कहाँ पड़ी है? एक यहाँ पर है, एक 3 पे है, एक 4 पे है, और एक वैल्यू 8 पे है। ठीक है, सो ये मीन सी डेविएशंस हैं। अब इसको समझते हैं जरा, मैं स्केल से ही समझाता हूँ। लेट सपोज एक वैल्यू आपकी 3 है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एक वैल्यू आपकी 4 है, और एक वैल्यू आपकी 8 है। सो ये कितना बनता है टोटल? 15 डिवाइडेड बाय 3। सो व्हाट इज योर मीन? 5। So the mean deviation is what you can represent in data in the column form or the table form, that is 3, 4, and 8. And
So you can calculate deviation. How can you calculate a deviation? X minus x bar. X minus x bar is here. 3 minus 3 is your x here. And your x bar is what? 5. Its value is what? -2. Now the next one, 4 minus 5 is equal to -1. 8 minus 5 is equal to 3. This is called the deviation, mean deviation. इसके लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है mean deviation. If someone says that you have to calculate the sum of the mean deviation, तो यहाँ आप कहेंगे sum of x minus x bar. So what will be the sum of that data? कोई बेटा बताएंगे कितना सम बन रहा है? इतना आसान सा क्वेश्चन. सर 0। 0. So this one is 0. तो ये देखिए यहाँ लिखा है where the sum of the deviation of each value from the mean is 0. तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करें तो वो हमेशा 0 आ. क्लियर बेटा? सो मैंने ये प्रॉपर्टीज समझा दी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. नाउ हियर द सेकेंड वन. आमतौर पे वेटेड मीन को लोग ग्रुप डेटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट फार्मूला सेम होने की वजह से लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज दैट इज डिफरेंट थिंग. वेटेड मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर x1 x2 so on xn with corresponding weight w1 w2 and so on is computed from the formula of this one. आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं. अब ये इसका फार्मूला है वेटेड मीन का. अब इसके लिए क्या होगा? आपको टीचर दो चीजें देगा. नंबर वन, एक उसको देना चाहिए आपको x, वैल्यू ऑफ x. लेट सपोज वैल्यू ऑफ x इज 0, 2, 4 एंड 6. और सेकंड वो देगा वेट देगा. सो लेट सपोज द फर्स्ट वन इज वेट इज 1, second one weight is 10, third one is 20, and the that one is 30. ये वेट है, ये आपको वेट दे दिया. सो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला यू हैव टू कैलकुलेट एक्स डब्ल्यू हेयर. आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में फार्मूला लिखा है, लेकिन अगर आपको टेबल फॉर्म में दिया गया हो, डाटा बहुत बड़ा हो, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं. सो यू multiply x with w, that is 0 multiplied by 1 is 0, 2 and 2 10 is 20, 4 and 2 20 you can get 80, and that is 180. So here you can calculate the sum of xw or wx, that is equal to what? क्या आएगा बेटा? I think so 280 आएगा. And in denominator the sum of all weighted. So here the weighted 30, 50, 60, 61. So that is your sum of w. So your answer, if you want to calculate, the weighted mean xw bar is equal to sum of, इस फार्मूले को मैं क्लोज फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ. अच्छा, xw divided by sum of w, and that value is 280 divided by 61. तो आप इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आता तो कैलकुलेट करें. राइट? सो वेटेड मीन इज बेसिकली अ ग्रुप डेटा मीन, लेकिन वहां पे फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ वेट का जिक्र होता है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन बेटा किसी का?
जी प्लीज। Here is the example of the weighted mean. A Carter Constructions company pays its hourly employees 16.50। देखें, ये एक क्वेश्चन को समझें कि ये क्या है। ये डेटा में 16.5, 9, 19 एंड 50 पर आवर, ये उसको सैलरी पे कर रहे हैं। 26 आवर्स एम्प्लॉयज, देयर आर 26 आवर्स एम्प्लॉयज, 14 ऑफ विच आर पेड। अब देखिए क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर रहा है, टोटल वेट उसने दे दिया है वो 26 है। तो इसको मैं यूं कह सकता हूं, सम ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 26। सम ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 26 and 14 of which are paid this one. So you can draw a table or simply you can solve this way. अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने पीछे स्लाइड पे शो कराया, तो यहाँ आप x को सैलरी का नाम दे दें और वेट का नाम जो है वो नंबर ऑफ पीपल जो है वो कह दें, ठीक है, जिसको पे किया जाएगा। सो देयर यहाँ आप लिख सकते हैं 16.50 and the second here the value of the weight is 14, 14 of which are paid, ठीक है, 14 को इतना पे किया जा रहा है। 19.0 पे होता है, यानी 19 पे होता है 10 को, एंड 25 पे होता है 2 को। सो यहाँ आप एक्स डब्ल्यू एक कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, और वो सारा कर लेंगे। दूसरा मेथड आपके पास सिंपल यही है कि आप इधर ही पहले वाले को 14 को मल्टीप्लाई कर दें 16.5 से, प्लस का साइन डालें, 10 को मल्टीप्लाई करें 19 से, और लास्ट पे 2 को मल्टीप्लाई करें 25 से, और यहाँ लिख लें सारों का सम कैलकुलेट कर लें, तो वो आपके पास सम आ जाएगा 471 डिवाइडेड बाय 26। सो दैट इज वैल्यू इज 18.11। आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कोई क्वेश्चन बेटा किसी का? जी प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड, मीडियन। The median is the midpoint of the value after they have been ordered from the smallest to largest। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि डेटा को अरेंज नहीं करते। यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बिफोर कैलकुलेटिंग द मीडियन। अनग्रुप डेटा के लिए जब आप मीडियन कैलकुलेट करने चलें तो आप डेटा को सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। There are as many values above the median as below it in the data array। तो मीडियन से कुछ वैल्यू ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। मीडियन जो है वो मीन से बेटर जो है वो रिजल्ट देता है। फॉर एन इवन सेट ऑफ वैल्यू द मीडियन विल बी द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द टू मिडल नंबर। देखिए आपने डेटा को अरेंज कर दिया, अब आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये देखना है कि डेटा का जो है वो वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिडल वैल्यू आपका सिंपल हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं कि अगर आपका डेटा इवन है तो फिर आप क्या करते हैं कि इवन के केस में आप मिडल वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए मिड वाली दो वैल्यू को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि you can calculate the average of the arithmetic, so you can calculate for mean, or sorry, median when data is even। So that is the way। Properties of median, there are
देयर इज अ यूनिक मीडियन फॉर ईच डेटा सेट। मीडियन भी मीन की तरह डेटा का यूनिक होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। इट इज, ये देखिए यहां वो बात आ गई, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यू। मैंने इसलिए कहा कि मीन से ये बेहतर है, क्योंकि ये उस पर इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यू एंड is therefore a valuable measure of certain tendency when such value occur। जब वैल्यू इस तरह की occur होती है तो फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इट कैन बी कंप्यूटेड फॉर रेशो लेवल, रेशो लेवल पर कैलकुलेट करते हैं, इंटरवल लेवल पे, और ऑर्डिनल वैल्यू पे भी हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि आपकी रेशो की भी रिप्रेजेंटेशन है, ग्रुप डेटा में आप इंटरवल करते हैं, और सिंपल डिस्क्रीट डेटा के लिए भी इसको कैलकुलेट कर दिया जाता है। इट कैन बी कंप्यूटेड फॉर इन ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी, अगर आपका डेटा ओपन एंडेड है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, इफ द मीडियन डज नॉट लाई इन एन ओपन एंडेड क्लास। जब ओपन एंडेड पर इसके वैल्यू मौजूद होगी तो फिर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मीडियन की। द एज फॉर अ स्मॉल, अब देखिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द एजेस फॉर अ स्मॉल सैंपल ऑफ 5 कॉलेज स्टूडेंट्स आर हेयर। ये डेटा आपको दिया गया है, आप सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। सो अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। नाउ यू हैव टू सी दैट डेटा इज इवन और ऑड। डेटा इवन है या ऑड है, आप ये देख लें। अगर ऑड है तो मिडल वाली वैल्यू आपका मीडियन कहलाएगी, ये मिडल वाली वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली मीडियन हो जाएगी। बट इन द अदर केस, इफ डेटा इज इवन, अगर आपका डेटा इवन है, ये आपका डेटा इवन है, तो फर्स्ट यू कैन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपके मिडल वाली 2 वैल्यूज हैं, उसका एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा ऐसे, 75 + 76 ÷ 2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 75.5। ये आपका मीडियन आ जाएगा, अनग्रुप डेटा का मीडियन ऐसे कैलकुलेट कर। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? सो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर 1 मिनट बाद सेशन एंड होगा, तो दूसरे सेशन में फिर दोबारा इसी लिंक के साथ आप ज्वाइन करें। जी कोई क्वेश्चन तो प्लीज बेटा पूछ लो। सर अटेंडेंस कब लगाएंगे? आखिर में लेक्चर के। जी कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से? चलें जी, अब वापस आप ज्वाइन करेंगे, लिंक खत्म हो रहा है तो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्दर, क्योंकि लिंक जो है वो 40 मिनट्स के लिए होता है, तो दोबारा आप ज्वाइन कीजिएगा।